नाज़िज़्म क्या है और हिटलर कौन था? ये जानने से पहले हम चलते हैं 1914 के जर्मनी में, जहाँ इन सब की शुरुआत हुई। जर्मनी पहले एक काफ़ी पावरफुल एम्पायर था, लेकिन 1914 से 1918 में हुई वर्ल्ड वॉर वन ने सब कुछ बदल दिया। ऑस्ट्रियन एम्पायर जर्मनी ने अलाइज इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया से वॉर लड़ी। उन्हें लगा कि ये वॉर काफ़ी जल्दी ओवर हो जाएगी, लेकिन 5 साल चली इस वॉर के कारण यूरोप के सारे रिसोर्सेज खत्म होने लग गए। इनिशियली जर्मन ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन 1917 में वॉर में यूएस की एंट्री के बाद एलाइज की स्ट्रेंथ काफी कम हो गई और नवंबर 1918 में उन्होंने जर्मनी को डिफीट कर दिया। जर्मनी की पार्लियामेंट्री पॉलिसीज ने डिफीट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि जर्मनी में मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी लाई जाए। वीमार की नेशनल असेंबली में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब सब सिटीजन्स के पास राइट टू वोट था। इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की ह्यूमिलेटिंग डिफीट के बाद लोगों के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम एक्सेप्ट करना काफी डिफिकल्ट था। वो साइज में अलाइज के साथ पीस ट्रीटी साइन की गई, जो कि जर्मनी के लिए काफी ह्यूमिलेटिंग थी। इस वॉर में जर्मनी अपनी 1/10 पॉपुलेशन, ओवरसीज कॉलोनी, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन एंड 26% कोल, फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को गवा बैठे। साथ ही वॉर गिल्ट क्लॉज ने जर्मनी को अलाइड कंट्रीज के लॉस और सफरिंग का जिम्मेदार माना और उन्हें 6 बिलियन मार्क्स का कंपनसेशन भरना पड़ा। और यही नहीं, जर्मनी को और वीक करने के लिए अलाइज ने जर्मनी को डीमिलिटराइज भी कर दिया गया, मतलब कि बॉर्डर से मिलिट्री हटा दी। न्यूली स्टैब्लिश वीमार रिपब्लिक को वॉर में डिफीट होने का और वर्साइज ट्रीटी में हुए ह्यूमिलेशन का बर्डन उठाना पड़ा। जिन लोगों ने वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया, जैसे कि सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, उन्हें नेशनलिस्ट नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा। वॉर का इम्पैक्ट लोगों पर और स्पेशली सोल्जर्स पर काफी डिवास्टेटिंग था। सोल्जर्स की डेड बॉडीज को प्रॉपर्ली डिस्पोज तक नहीं किया जा रहा था और इन सभी का ब्लेम डेमोक्रेटिक वीमार रिपब्लिक पर कर दिया गया। 1919 में स्पार्टैकस लीग, जो कि एक रेडिकल ग्रुप था, उन्होंने प्रोटेस्ट और रैलीज निकाल के वीमार रिपब्लिक का विरोध किया और इस आड़ में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस अपराइजिंग ने जर्मनी की हालत और बिगाड़ दी थी। 1923 में जर्मनी के पास ढेर सारा कर्ज था, उनके गोल्ड रिजर्व्स खाली हो चुके थे। अब उनके पास कंपनसेशन भरने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कंपनसेशन देने से मना कर दिया। तो फ्रांस ने रूस, जो कि जर्मनी के एक हाईली कोल्ड एनरिच्ड एरिया है, उसे ऑक्यूपाई कर लिया। अब जर्मनी के पास इन सभी क्राइसिस से निकलने के लिए एक ही ऑप्शन था, पेपर करेंसी। जर्मनी स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। इस कारण जर्मन मार्क की वैल्यू बिलियन टाइम्स गिर गई और ये मूव जर्मनी को उतना ही महंगा पड़ गया। इस क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इमेजिन कीजिए एक ब्रेड खरीदने के लिए किसी भी जर्मन को बहुत सारे नोट देते हुए। लोगों की लाइफ टाइम सेविंग्स खत्म होने लग गई, पेंशनर्स के सेविंग्स और बिजनेसेस अफेक्ट होने लग गए। जर्मनी की हालत को देख अमेरिका को सिंपैथी हुई। उन्होंने डॉस प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिससे जर्मनी को कंपनसेशन ना भरना पड़े और 1924 से 1928 तक जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन्स भी ऑफर किए। जर्मनी की पूरी इकोनॉमी लोन्स पर डिपेंडेंट थी। बट 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि यूएसए का एक स्टॉक मार्केट है, उसके क्रैश होने के बाद यूएस की इकोनॉमी बुरी तरह अफेक्ट हुई और इसका सबसे बुरा असर जर्मनी पे पड़ा। यूएसए ने जर्मनी को लोन देना बंद कर दिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो गया। अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या 6 मिलियन तक पहुंच गई। लोग सड़क पर विलिंग टू डू एनी वर्क का प्ले कार्ड गले में टांग कर जॉब की तलाश में भटकते रहते। बड़े से छोटे बिजनेसेस, फार्मर्स सब इस क्राइसिस के कारण बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए। इन सभी क्राइसिस ने वीमार रिपब्लिक को काफी फ्रेजाइल बना दिया एंड कई लोग डिक्टेटरशिप को प्रेफर करने लगे। वीमार रिपब्लिक की और कई खामियां थी, जैसे कि आर्टिकल 48, जो उसे और वीक बनाती थी। इन्हीं क्राइसिस ने एडोल्फ हिटलर को एक पावरफुल बनाने का बड़ा रोल प्ले किया। अब कौन है ये जनाब एडोल्फ हिटलर? आइए जानते हैं। 1989 में गरीब परिवार में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम एडोल्फ हिटलर ने आर्मी ज्वाइन की और बहादुरी के लिए कई सारे मेडल्स भी जीते। एक बहादुर कॉर्पोरल के साथ हिटलर एक भावी देशभक्त भी था, लेकिन वॉर में हार और वुसेस ट्रीटी में ह्यूमिलिएशन से हिटलर को बहुत गुस्सा आया। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की और उसे कंट्रोल करके उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया, जिसे नाजी पार्टी कहा जाने लगा। पावर हासिल करने के लिए नाजी पार्टी ने बवारिया पर कंट्रोल की असफल कोशिश की। के बाद देशद्रोह के लिए हिटलर को गिरफ्तार किया। लोगों पर नाजी पार्टी काफी प्रभाव डाल रही थी। नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। नाजी पार्टी 1932 तक वोट हासिल करके जर्मनी की लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी। लोगों को नाजी पार्टी में होप दिखने लगा। एडोल्फ हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। उसने लोगों की वीकनेस और इमोशंस को टारगेट बना के उन्हें मैनिपुलेट किया। उसने जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का और जर्मनी की डिग्निटी रिस्टोर करने का प्रण लिया। लोगों में यूनिटी लाने के लिए और हिटलर के सपोर्ट में नाजी स्वास्थ्य का बने हुए रेड बैनर्स के साथ रैलीज निकालते थे।
थे। हिटलर को एक परफेक्ट मसीहा घोषित कर दिया गया। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर की पोजीशन ऑफर की, जो उस टाइम की कैबिनेट की हाईएस्ट पोजीशन थी और शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पावर मिलते ही हिटलर ने डेमोक्रेसी हटाने का डिसीजन लिया। एक दिन जर्मन पार्लियामेंट में मिस्टीरियसली आग लग गई, जिसके बाद 28 फरवरी 1933 में फायर डिक्री एक्ट पास किया गया, जिससे लोगों के बेसिक राइट्स जैसे कि राइट टू वोट ले लिए गए। और 1933 में एनेबल एक्ट पास हुआ, जिसके बाद जर्मनी वाज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेसी। हिटलर अब जर्मनी का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका था। उसने कम्युनिस्ट और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। कंसंट्रेशन कैंप चारों तरफ से इलेक्ट्रिक वायर से सराउंडेड वो जगह थी जहां पर लोगों को रखा जाता था। हिटलर ने नाजी पार्टी के अलावा सभी पार्टीज को और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया। अब मीडिया, इकोनॉमी और आर्मी पर पूरा कंट्रोल हिटलर का था। नई सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे एसए, स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो, सिक्योरिटी स्टेट पुलिस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, द क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस बनाई गई। हिटलर ने एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किए। उसने लीग ऑफ नेशन 1933 में पार्ट लिया। 1936 में राइनलैंड को वापस सीज किया। ऑस्ट्रियो जर्मनी को 1938 में इंटीग्रेट करने जैसे बड़े फैसले लेके जर्मनी को एक्सपेंड किया ताकि जर्मनी की इकोनॉमी और इम्प्रूव हो पाए। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे फ्रांस और इंग्लैंड ऑफेंड हो गए और यहाँ शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 की। सितंबर 1940 में जर्मनी, जापान और इटली के बीच ट्रिपार्टाइट एक्ट साइन हुआ, जिसके बाद हिटलर के पास और पावर आ गई। अब हिटलर को गॉड कॉम्प्लेक्स होने लगा। जून 1941 में हिटलर ने जर्मनी को और एक्सपेंड करने के लिए सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। उसका मानना था कि सोवियत यूनियन के पास ज्यादा लैंड है, उसे कैप्चर करके जर्मनी एक सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे डेडलीस्ट फाइट स्टालिनग्राड में हुई। सोवियत यूनियन ने जर्मनी को स्टालिनग्राड में हरा के ईस्टर्न यूरोप पर कई साल तक कब्जा कर लिया। यूनाइटेड स्टेट्स वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन दिसंबर 1941 में जापान ने उनके पैसिफिक पर्ल बेस पर अटैक करके यूएस को वॉर का पार्ट बनाने पर मजबूर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ओवर हुई, जिसमें यूएस ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया और जर्मनी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। नाजीज ने हिटलर के नेतृत्व में एक जातिवादी विचारधारा अपनाई, जिसे रेसिस्ट आइडियोलॉजी भी कहा जाता है, जिसके अनुसार जर्मन आर्यन सबसे सुपीरियर थे एंड जूइश सबसे लोएस्ट। उनकी रेसिस्ट आइडियोलॉजी का ओरिजिन चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को गलत समझने से हुआ। वो सभी लोग जो कि ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नोमैडिक जर्मन नहीं थे, जैसे कि जिप्सीज, ब्लैक, ज्यूज, नाजीज उन्हें अनडिजायरेबल कहते थे और नाजीज का मकसद था उन्हें एलिमिनेट करना। जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया और वहां इन लोगों को गुलाम बना दिया गया। भूख और मजबूरी के कारण सभी पोल्स अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन इन सभी के बीच सबसे ज्यादा सफर ज्यूज ने किया। पोलैंड में पोल्स का घर छीन लिया गया और उन्हें जर्मन्स को दे दिया गया। जिन बच्चों में आयरन रेस के फीचर्स थे, उन्हें रेस टेस्ट किया जाता था। जो बच्चे पास होते थे, जर्मन फैमिलीज उन्हें अडॉप्ट कर लेती थी एंड बाकियों को ऑर्फनेज भेज दिया जाता था। जर्मनी में सबसे ज्यादा बुरी हालत और सबसे ज्यादा जुल्म ज्यूज पर किया गया। नाजीज के अकॉर्डिंग ज्यूज जीसस क्राइस्ट की हत्या के जिम्मेदार थे और इस कारण ज्यूज को किसी भी ह्यूमैनिटी का हक नहीं था। लंबे समय तक उन्हें अपना गुजारा व्यापार और मनी लैंडिंग से करना पड़ता था। उनसे जमीन छीन ली जाती थी और उन पर काफी जुल्म किया जाता था। हिटलर की ज्यूज के लिए नफरत का कारण रेस थ्योरीज पर भी आधारित था, जिसके मुताबिक धर्म परिवर्तन नहीं, ज्यूज का पूरी तरह एलिमिनेशन ही सॉल्यूशन होगा। कंट्री का एक पार्ट जिसे जनरल गवर्नमेंट कहा जाता है, वहाँ सारे अनडिजायरेबल्स को रखा जाने लगा। वहाँ सबसे ज्यादा गैस चैम्बर्स और गेटोस थे और यहीं पर लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था। जनरल गवर्नमेंट ज्यूज को मारने के लिए लार्जेस्ट किलिंग फील्ड थी। 1935 से 1939 तक सारे अनडिजायरेबल्स को सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाने लगा। 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप पास हुआ, जिसके अकॉर्डिंग ज्यूज वर नो लॉन्गर कंसीडर्ड सिटीजन ऑफ जर्मनी। सिर्फ जर्मन्स और रिलेटेड ब्लड लाइन्स को ही जर्मन एम्पायर की प्रोटेक्शन मिली। ज्यूज एंड जर्मन्स के बीच मैरिजेस या एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स एक क्राइम था। ज्यूइश बिजनेस बॉयकॉट किए जाते थे। ज्यूज को गवर्नमेंट सर्विसेज से एक्सक्लूड किया गया। उनके घरों को अटैक किया जाने लगा और रिलीजियस एरियाज जला दिए गए। सेकंड स्टेज थी गेटोइजेशन। ज्यूज को जर्मन्स के साथ रहने का कोई हक नहीं था। सितंबर 1914 में ज्यूज को येलो स्टार ऑफ डेविड एक आइडेंटिटी मार्क की तरह दिया गया, जो उनके सारे डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट्स पर लगा होता था और वो उन्हें अपने ब्रेस्ट पर कैरी करना पड़ता था। उन्हें उनके घर से निकाल के सारी वेल्थ जर्मन्स को दे देते थे और उन्हें गेटोस में जाके रहना पड़ता था। भूख, स्टार्वेशन और पूरा हाइजीन के कारण डिसीजेस से गेटोस की हालत काफी खराब थी। 1941 के बाद ज्यूज को गुड ट्रेन्स के द्वारा गेटोस और कंसंट्रेशन कैंप से डेथ फैक्ट्रीज में लाया जाता था, जहाँ साइंटिफिक टूल्स की मदद से ज्यूइश को हजारों की संख्या में बेरहमी से मारा जाता था। हिटलर का मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी एस्टेब्लिश कर पाएंगे जब बच्चों को बचपन से ही नई आइडियोलॉजी सिखाई जाएगी। स्कूल से सारे ज्यूइश और अनरिलायबल टीचर्स को डिसमिस किया गया। ज्यूइश चिल्ड्रंस को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक्स को दोबारा लिखा गया। स्टूडेंट को रेशियल साइंस पढ़ाया जाता था, जहाँ नाजी आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई। न्यू सिलेबस का सिर्फ एक ही पर्पस था, हाउ टू बी लॉयल, सबमिसिव एंड वर्शिप हिटलर। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग से बच्चों में एग्रेशन और वायलेंस आएगा, जिससे बच्चे और भी ज्यादा मस्कुलिन बनेंगे। 14
14 साल का होते ही बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन भेजा जाता था, जहां उनके नाजी आइडियोलॉजी और फिजिकल ट्रेनिंग, वॉर टैक्टिक्स एंड कई सारी चीजें सिखाई जाती थी और उनके मन में काफी नफरत ज्यूज के प्रति भरी जाती थी। 18 साल के होते उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती थी, फिर उन्हें नाजी फोर्सेस भेजा जाता था। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि मैन एंड वुमेन आर रेडिकली डिफरेंट। उनका रोल था पूरे जर्मन ब्लड लाइन को कंटिन्यू करना और हेल्दी बेबीज पैदा करना। उन्हें घर के काम करने से लेके बच्चों को नाजीज वैल्यू सिखाना होता था। 1933 में हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट नाजी जर्मनी में सभी वुमेन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन जिनके बच्चे अनडिजायरेबल होते थे उन्हें पनिश किया जाता था एंड वहीं रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करने वाली वुमेन्स को अवार्ड दिया जाता था। वुमेन्स को ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए ऑनर क्रॉसेस दिए गए, 4 बच्चों के लिए ब्रोंज क्रॉस, 6 बच्चों के लिए सिल्वर क्रॉस एंड 8 बच्चों के लिए गोल्डन क्रॉस। वुमेन को किसी भी जीव या अनडिजायरेबल से कोई भी कॉन्टेक्ट मेंटेन करने के लिए सीवियरली पनिश किया जाता था। उनके बाल शेव कर देते थे, चेहरा काला करके शर्म में बेइज्जती की जाती थी। नाजीज लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए लैंग्वेज और मीडिया का पूरा इफेक्टिवली यूज करते थे। किलिंग और मर्डर की जगह स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन यूज करना, और इससे कई सारे केयरफुली सिलेक्टेड वर्ड्स यूज किए जाने लगे, जैसे कि यूथेनेसिया, सिलेक्शन, इवैक्यूएशन, डिसइंफेक्शन एटसेट्रा। नाजी आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए मीडिया का यूज क्रिएटिवली किया जाता था। इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर और कैथी स्लोगन से नाजी आइडियोलॉजी को कन्वे करके ज्यूज को एनिमी बताया जाता था। प्रोपेगेंडा फिल्म्स जैसे कि इटर्नल ज्यू लोगों को नफरत बढ़ाने के लिए बनाई गई। लोगों पर इनका काफी बुरा प्रभाव पड़ा। जब भी कोई ज्यू को देखता तो लोगों के अंदर गुस्सा उमड़ने लगता। लोगों को लगने लगा कि नाजिज्म उनके लिए प्रोस्पेरिटी और कंट्री में शांति लाएगा। जिन जर्मन्स ने प्रोटेस्ट किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आधे लोग डर के कारण शांत रहते थे ज्यूज सीक्रेटली अपनी लाइफ स्टोरीज, इंसिडेंट और सफरिंग्स को रिकॉर्ड करके रखते थे। शार्लेट बर्ट की बुक द रीच ऑफ ड्रीम्स में उन्होंने बताया था कि कैसे ज्यूज नई आइडियोलॉजीज को खुद एक्सेप्ट करने लग गए थे। उन्हें उनके हुक्ड नोजेस के सपने आने लगते थे। जितना ज्यूज ने सफर किया उनको शब्दों में बता पाना काफी मुश्किल है। वर्ल्ड को कोई भी आइडिया नहीं था इन सब के बारे में अंटिल द वॉर एंडेड इन 1945 एंड जर्मनी लॉस्ट। ज्यूज चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड को पता लगे कि उन्होंने क्या फेस किया था नाजीज किलिंग ऑपरेशन के टाइम, जिसे हॉलोकॉस्ट भी कहते हैं। उन्होंने डायरीज लिखी, नोटबुक्स बचा के रखी, लेकिन वॉर हारने के तुरंत बाद ही नाजीज सारे एविडेंस मिटाने में लग गए। लेकिन ज्यूज ने उनकी डायरीज और डॉक्यूमेंट्स को छुपा के रखा ताकि पूरे वर्ल्ड को उनकी सफरिंग के बारे में पता लगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी पर डिफीट का काफी गहरा इंपैक्ट पड़ा। वॉर के एंडिंग में एक जर्मनी वॉर ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया जहां सभी नाजीज को पनिश किया जिन्होंने पीस और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स किए। जर्मनी में 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश एंड 70,000 मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने टॉप 11 नाजीज को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई और बाकियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया। दिस जीनोसाइडल वॉर फाइनली केम टू एन एंड। अब आप क्यूरियस होंगे कि हिटलर के साथ क्या हुआ, राइट? वॉर में हारने के बाद हिटलर ने और उसके जनरल्स ने सुसाइड कर लिया। हिटलर ने खुद को बंद करके अंडरग्राउंड सेलर में खुद को गोली मार ली। तो ये थी जर्मनी की सबसे दर्दनाक कहानी। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं।